हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं केमिस्ट्री के चैप्टर 4 के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। चैप्टर 4 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कैनाल रेज। कैनाल रेज क्या होती हैं, हमें इसके बारे में बताना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है, कैनाल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस दैट कैन पास थ्रू परफोरेटेड कैथोड प्लेट। These rays consist of positively charged particles known as protons. अब कैनाल रेज क्या होती हैं? ये पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस होती हैं। तो ये क्या होती हैं? ये होती हैं पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस। इनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज की रेडिएशन होती है, रेडिएशन। ठीक है, जो पास होती है ओनली थ्रू ए परफोरेटेड कैथोड प्लेट। ये ऐसे प्लेट है कैथोड की, तो ये परफोरेटेड है। परफोरेटेड का मतलब होता है इसमें छेद हो रखे हैं बीच बीच में। ठीक है, तो ये पूरी प्लेट है और इसके बीच में यहाँ पे छेद 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 हो रखे हैं। ठीक है, तो यही कहा गया है कि ये पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन होती हैं जो पास होती हैं परफोरेटेड कैथोड प्लेट से। तो ये क्या है? परफोरेटेड कैथोड प्लेट है, उससे पास होती हैं। दीज रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, उसको कहते हैं प्रोटॉन्स। ये जो रेज है वो रखती हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। ठीक है, उनको हम कहते हैं प्रोटॉन्स। क्या कहते हैं? प्रोटॉन्स कहते हैं। अभी पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम कहेंगे कि क्या है? ये प्रोटॉन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। ये है, इफ एन एटम कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। अगर एक एटम जो है वो रखता है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, तो क्या ये कोई चार्ज कैरी करेगा या फिर नहीं? तो इसका देखते हैं आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, एन इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वेयर एज अ प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस इज इक्वल। जो मैग्नीट्यूड मतलब नंबर होता है उनके चार्जेस का, वो इक्वल होता है। इस वजह से देयरफॉर एन एटम containing one electron and one proton will not carry any charge, thus it will be neutral atom। अब देखो, जैसे ये एक एटम है, ठीक है, अब इसके पास नेगेटिव चार्ज भी होगा मतलब इलेक्ट्रॉन भी होगा और पॉजिटिव चार्ज भी होगा, प्रोटॉन भी होगा। तो ये बोल रहा है कि जो तो जो अगर जितने जैसे कि इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो अगर 2 है यहाँ पे, तो प्रोटॉन का नंबर भी 2 ही होगा और वो एक दूसरे को बैलेंस कर जाएंगे, मतलब कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों अपोजिट पार्टिकल्स हैं, अपोजिट चार्जेस हैं और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इस वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाद में दोनों कट जाएंगे अगर, तो कोई भी चार्ज नहीं बचेगा। इस वजह से हम कहेंगे कि पूरा का पूरा एटम जो है वो न्यूट्रल हो गया, उसके पास कोई चार्ज नहीं है, उसके पास जीरो चार्ज है, जीरो चार्ज होगा फिर उसके पास में। उसको कहेंगे कि वो एक न्यूट्रल एटम बन चुका है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला इन टेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन वो है, ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। किसके बेस पे? थॉमसन के मॉडल के बेसिस पे एटम के हमें एक्सप्लेन करना है कि कैसे जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है एज अ वोल। पूरा का पूरा जो एटम होता है वो न्यूट्रल कैसे होता है, किसके बेस पे? थॉमसन के मॉडल ऑफ एटम के बेसिस पे। तो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा, एज पर थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। अगर हम बात करें थॉमसन के मॉडल ऑफ एटम के बेसिस पे, तो एन एटम कंसिस्ट बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस। जो एटम होता है वो रखता है दोनों, नेगेटिव चार्ज भी रखता है और पॉजिटिव चार्ज भी रखता है। दोनों इक्वल होते हैं नंबर में और मैग्नीट्यूड में भी, मतलब वो दोनों का जो नंबर होता है वो भी सेम होता है, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। सो दे बैलेंस ईच अदर, वो एक दूसरे को बैलेंस कर जाते हैं। और रिजल्ट में क्या आता है कि एटम जो होता है वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है।
ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें कि जैसे ये पूरा एटम है, ठीक है। अब इस एटम में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। इसके पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स मान लीजिए 4 हैं, इसके पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मतलब प्रोटॉन भी 4 है। तो क्या होगा, ये दोनों अपोजिट चार्जेस हैं और ये इक्वल है नंबर में भी, मैग्नीट्यूड में भी, तो दूसरे को क्या कर जाएंगी, अट्रैक्ट करके फिर बाद में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बैलेंस कर जाएंगे। और इनके पास, एटम के पास अब कोई भी चार्ज नहीं बचा है, तो इस वजह से एटम क्या हो जाएगा, कंप्लीटली न्यूट्रल कहलाया जाएगा। मतलब इसके पास में जीरो चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ये। अब करते हैं अगला, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। अगर हम बात करें रदरफोर्ड की मॉडल ऑफ एटम के बेसिस पे कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल जो होता है वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस ऑफ एटम के। एटम का जैसे एटम है, उसका न्यूक्लियस है, तो उसके न्यूक्लियस में कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। जो न्यूक्लियस होता है एटम का, जैसे ये एटम है पूरा, ये पूरा एटम है जैसे, ठीक है। तो इसकी जो न्यूक्लियस होता है, इसका न्यूक्लियस, इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, मतलब जो प्रोटॉन होता है, वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया प्रोटॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, ड्रॉ अ स्केच ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम विद 3 शेल्स। हमें एक स्केच बनाना है बोहर्स मॉडल का, एटम का, और उसमें हमें 3 शेल्स बनानी है उसमें, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो बोहर के मॉडल ऑफ एटम में उसने 3 शेल्स बनाई ऐसे, उसने पूरा एटम लिया, मतलब ये जो है, ये वाली जो लाइन है, ये पूरा का पूरा एटम है, ठीक है। ये क्या है, पूरा एटम, ये क्या हो गया, ये पूरा एटम हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर शेल्स हैं और ये क्या है, न्यूक्लियस है बीच में, ठीक है। ये क्या हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया जहाँ पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन रहेगा, और और ये क्या हो गई, ये हो गई के शेल, ठीक है। स्टार्टिंग के से होती है तो के शेल हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हो गई अपनी एल शेल, ठीक है। नेक्स्ट हो गई अपनी एम शेल, ऐसे होता है कि एल एम एन ओ पी ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 शेल्स बनाई हैं बोहर मॉडल ऑफ एटम में। तो ये शेल्स बना दी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स शेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द ऑब्जर्वेशन if the A particle scattering experiment is carried out using a foil of metal other than gold। आपने सुना होगा कि जब रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसने गोल्ड वाली ही फॉयल क्यों ली थी एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो आप क्या समझते हैं कि उसने गोल्ड वाली फॉयल ही क्यों ली, तो उसकी ऑब्जर्वेशन बतानी है हमें। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है, if a particle scattering experiment is carried out using the foil of any metal as thin as gold foil used by Rutherford। हमें पता है कि अगर ए पार्टिकल है जैसे, वो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हमें लिया है उसको आउट ऑफ अ foil of any metal as thin as gold foil used by Rutherford, देयर वुड बी नो चेंज इन ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा ऑब्जर्वेशन में, बट सिंस अदर मेटल आर नॉट सो मिएबल, क्योंकि सारे के सारे मेटल जो होते हैं बाकी के, वो इतने ज्यादा मिएबल नहीं होते। मिएबल मतलब कि जैसे ये पूरा पूरा गोल्ड है, ठीक है। अब इसको हम जितना पतला कर सकते हैं, इसकी बहुत सारी पतली पतली शीट्स बनाई जा सकती हैं, इसको इतना पतला किया जा सकता है, इसको सबसे ज्यादा पतला किया जा सकता है। ये बहुत ही ज्यादा मिएबल पार्टिकल होता है, मिएबल सब्सटेंस होता है, ठीक है। सो सच एज थिन फॉयल इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। तो उसको थिन जो फॉयल है वो डिफिकल्ट हो रही थी लेने के लिए। तो इफ वी यूज अ थिक फॉयल देन more particles would bounce back। No idea,
अगर हम थिन फॉयल की जगह पे थिक फॉयल लगा देते तो जो पार्टिकल्स है वो थिक फॉयल से ही वापस बाउंस बैक कर जाते उसके किसमें मॉडल में। एंड नो आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ पॉजिटिव मास इन द एटम, और हम कोई भी आइडिया नहीं लगा पाते कि लोकेशन का क्या आइडिया है पॉजिटिव मास का एटम के अंदर वुड बी अवेलेबल इन विद अ सर्टेनिटी। तो क्योंकि उसे आइडिया लगाना था एटम के अंदर कि कहाँ पे पॉजिटिव मास है, कहाँ पे नेगेटिव और कहाँ पे कुछ और, तो इस वजह से उसको थिन फॉयल की जरूरत थी थिक फॉयल के प्लेस पे। तो इस वजह से उसने फोल्ड गोल्ड को चुना एज अ थिन मेबल मटेरियल। उसको बहुत ही ज्यादा पतली पतली शीट्स उसके बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से उसको किया गया चूज। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम। एक एटम के अंदर थ्री कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा द थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम आर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। थ्री होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स। अब हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस में क्या होता है एटम के, प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स शेल में होते हैं। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है helium atom has an atomic mass of 4u and 2 proton in its nucleus. How many neutrons does it have? हमें पता है कि हीलियम एटम जो होता है उसका एटॉमिक मास होता है 4u और दो प्रोटॉन्स होते हैं उसके न्यूक्लियस में। तो बताइए कि उसके पास में कितने न्यूट्रॉन्स हैं। तो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो अगर हमें मास ऑफ मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो एटॉमिक मास में से हम माइनस कर देंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। देयरफॉर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द एटम इज 4। जो है वो क्या है, एटॉमिक मास है, उसमें से माइनस कर देंगे 2 जो नंबर है प्रोटॉन्स का। आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। जो अपना एटॉमिक मास होता है वो एडिशन होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन का और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। तो इस वजह से 2 + 2 = 4। तो इस वजह से एटॉमिक मास 4 हुआ और नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2 है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। कैसे हम फाइंड करेंगे वैलेंसी ऑफ क्लोरीन की, सल्फर की और मैग्नीशियम की। तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कार्बन एटम इज 6। जो टोटल नंबर होता है इलेक्ट्रॉन का कार्बन एटम में वो होता है 6। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एटम इज गिवन बाय फर्स्ट ऑर्बिट और के शेल में 2 होंगे क्योंकि फर्स्ट शेल जो होती है एटम की उसके पास में लिमिटेड वो होती है कि वो लिमिटेड को ही अपने अंदर रख पाएगी। तो इस वजह से क्या होगा कि उसके पास में ओनली 2 ही इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखिए अगर सेकेंड शेल जो एल शेल है उसमें 4 आएंगे, 1 2 3 4। ऐसे होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है, तो के शेल में होंगे 2 और एल शेल में होंगे 4। Or we can write the distribution of electron in a carbon atom as 2, 4 भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सोडियम एटम इज 11। जो इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है सोडियम में वो होते हैं 11। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सोडियम एटम इज गिवन बाय, वो हमें गिवन होगा कैसे कि जैसे ये पूरा एटम है तो एटम में ये हो गया न्यूक्लियस, इसके अराउंड होगी के शेल, इसके अराउंड होगी एल शेल, है ना। और ये अपना हो गया शायद वो एम शेल मान लेते हैं। ठीक है इसको। अब देखते हैं कि के शेल में ओनली 2 ही आते हैं और जो अपनी वो होती है एल शेल होती है उसमें भी लिमिटेड 8 ही आते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और लास्ट वाले में आ जाएंगे 1। तो टोटल हो गए 11 इलेक्ट्रॉन्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। मतलब इसको हम लिख सकते हैं सोडियम के एटम को 2 8 1 करके, 2 8 1 करके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट है इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज 8 एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑल्सो 8 देन फर्स्ट है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम।
पहले बताना है कि एटॉमिक नंबर क्या होगा एटम का, और बताना है कि व्हाट इज द चार्ज ऑफ द एटम। एटम जो होगा उस पे चार्ज क्या होगा ये भी बताना है। तो देखते हैं इसका आंसर फिर। तो इसका आंसर होगा द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ के शेल इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है के शेल की वो होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल शेल की होती है अकोमोडेट मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन इन इट, देयरफॉर देयर विल बी 10। तो उसका आंसर ये है, वो किसी और का था। उसका है फर्स्ट, द एटॉमिक मास इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है, therefore the atomic number of atom is 8। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा। ठीक है, सिंस द नंबर ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज इक्वल, और हमेशा हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर इक्वल होते हैं, तो इस वजह से चार्ज भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैंसिल कर देंगे एक दूसरे के नंबर को, क्योंकि वो इक्वल नंबर है और मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस वजह से वो बैलेंस करके 0 हो जाएगा और न्यूट्रल अपना एटम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया एटम इज 0, वो कोई चार्ज कैरी नहीं करेगा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट है, विद द हेल्प ऑफ टेबल 4.1 फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम। हमें मास नंबर निकालना है ऑक्सीजन का और सल्फर एटम का। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू मास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर अपन को मास नंबर निकालना होता है किसी भी एलिमेंट का, मास नंबर निकालने के लिए हम हमेशा प्रोटॉन को ऐड करते हैं न्यूट्रॉन से। और अगर हमें ओनली एटॉमिक नंबर निकालना होता है तो हम बताते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लेकिन यहाँ मास नंबर पूछा है, तो मास नंबर निकालने के लिए हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं। तो 8 प्लस 8 हो गया 16। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ सल्फर निकालना है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सल्फर में कितने होते हैं, 16 प्लस 16 कर देंगे तो उसका आंसर आके 32। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, फॉर द सिंबल एच डी एंड टी टेबुलेट 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड इन ईच ऑफ देम। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो हमने लिया है सिंबल एच डी और टी, तो प्रोटॉन इसमें होंगे 1 1 1, तीनों में 1 प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रॉन का हमें नंबर 0 मिलेगा, डी का 1 मिलेगा और टी का 2 मिलेगा। और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी सिमिलर होता है प्रोटॉन से, तो इसका भी 1 1 और 1 हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी पेयर ऑफ आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है किसी पेयर की, आइसोटॉप्स की और आइसोबार्स की। तो देखते हैं इसका आंसर। तो आंसर है 12 6 C6 एंड 14 C6 आर आइसोटॉप्स। ये आइसोटॉप्स होते हैं, इनके पास क्या होता है, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है एज 2 4 22Ne10 and 22Ne11 are isobars. They have different electronic configuration as given below. यहाँ पे 2 और 8 है, यहाँ पे 2 8 1 है। इसका मतलब ये होता है कि, तो इसमें क्या होता है, जो ये 12 और 14 लिखे हैं उनको बोलते हैं हम कि वो मास नंबर होते हैं कार्बन के। ठीक है, इसका मास नंबर है 12, इसका मास नंबर है 14, और ये 6 6 क्या होते हैं, ये होते हैं एटॉमिक नंबर। मतलब 6 और 6 इन दोनों का एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, उनको कहते हैं हम कि वो आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक है, इनका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगा। अब नेक्स्ट होते हैं आइसोबार्स। इनका जो मास नंबर होता है वो तो सेम सेम होता है, पर इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो अलग अलग होता है, हम कहते हैं अपन आइसोबार्स। ठीक है, ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर ही डिफरेंट होता है, तो इस वजह से। ठीक है, तो ये लास्ट इंटेक्स क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में अपने आगे वाले एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।